बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब चीफ जस्टिस काजी फजीसा की मुद्दत मुलाजमत में अब सिर्फ एक रह गया है, मगर जैसे जैसे 25 अक्टूबर करीब आ रही है मुल्क में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ता चला जा रहा है। वही आईनी बहरान कि जिसकी पेशन गोई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही कर चुके हैं। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला सामने आने के बाद मुमकिना आईनी बहरान के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। हुकूमती वुज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज में अदालती फैसले को मानने से इनकारी हैं। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन के मुताबिक नहीं, इसी फैसले पर अमल दरामद होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी और मियां साहब के दरीना दो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई गलती करे तो अदलिया इस्लाह करती है, अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो उसे कौन दुरुस्त करेगा। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिना आईनी तरमीम से मुतालिक भी कहा कि आइन में कहां लिखा है कि पार्लियामेंट से हुई आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब अपने माहिरीन से लेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज ने चीनी सफीर से मुलाकात के बाद अपनी हुकूमत से मुतालिक खदशे का इजहार किया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कितने साल वज़ीर आला रहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मरीम नवाज को ये खदशा क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी जानेंगे कि मरीम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पंजाब कानून के तहत चलता है, यहाँ अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसके अलावा आज IMF की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास होना है जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। मगर इस इजलास से पहले कनाडा की पार्लियामेंट में एक पटिशन दायर हुई है जिसमें बानी PTI की रिहाई, नए इंतखाबात समेत कनाडा से पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने के अलावा IMF प्रोग्राम को भी मशरूत करने का मुतालबा किया गया है। इस पटिशन का मकसद क्या है और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जस्टिस रिटायर्ड मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, माहिर कानून हैं। साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद फारूकी साहब, हामिद खान अल-मशरकी साहब और सलमान आबिद साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले कानूनी राय जान लेते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत उसकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो उससे मानने से इनकारी हैं। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, इस मुल्क के वज़ीर दिफा आईनी बहरान की पेशगोई कर बैठे हैं। वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, किसी टॉक शो में भी जाते हैं तो उनके हवाले से ये जुमला साफ मंजर आम पर आता है कि हम इसे नहीं मानेंगे। अगर कोई मानेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस क्रिएट होगा। क्या होता देख रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है तो फैसले से इख्तलाफ भी हो सकता है और फैसले से इत्तेफाक भी किया जा सकता है। इसी तरह से जब फैसला आ गया है तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर तनकीद भी की जा सकती है। अच्छा। लेकिन जमहूरी मुल्कों में ये बात बिल्कुल किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो सकती कि आप फैसले को मानने से इस बुनियाद पर इनकार कर दें कि ये फैसला आइन और कानून के मुतरादिफ है। देखिए, रियासत का निज़ाम जो है अगर आप इस तरह से चलेगा और फिर अगर कोई किसी भी फैसले को, और बिलखुसूस वो फैसला जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आया है, और ये फैसला रातों रात नहीं आया, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहस तमीज हुई है, इसके ऊपर पूरी डिलिब्रेशंस हुई हैं, इसकी रीजनिंग है, और जब एक फैसला आ जाए, जी हाँ, और चलता रहा है और उसके बाद फिर एक फैसला है, और जब एक फैसला आ जाए तो फिर अगर ये रवायत चल पड़े और अगर ये इस चीज को अगर आप रवाज दें कि लोग उस फैसले की तशरीह अपने मफाद या अपने जो है व्यू पॉइंट से करना शुरू कर दें, और वो भी हुकूमती सतह के ऊपर अगर वफाकी वज़रा और इतने जिम्मेदार लोग अगर ये कहना शुरू कर दें कि फैसला आइन के मुताबिक नहीं है और इस पर अमल दरामद काबिल या ये काबिल अमल नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ फिर इसके बाद अनारकी और क्यास और फिर इसका जो बराह रास्त जो ताल्लुक है वो रियासत की बुनियाद या रियासत की सालिमियत के साथ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये फिर निज़ाम जो है फिर रियासत चल नहीं सकती। और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर तो आज तक जितने फैसले, अगर जो फैसला जब किसी के खिलाफ आएगा वो फर्द या इदारा अपने उस फैसले की इंटरप्रिटेशन जो है वो करना शुरू कर देगा। ये मैं समझता हूँ नहीं, ये बात काबिल फहम है और ना ये बात काबिल अमल है और ना ये बात समझ में आने वाली है, ये कोई प्लॉजिबल बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पहली और बुनियादी बात यह है कि फैसले पर तनकीद की जा सकती है, मगर
ये कहना कि जी फैसला तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल से अगर रियासत के निज़ाम को चलाना है, ठीक है, और माजी में फैसले हुकूमतों के खिलाफ भी आते रहे और माजी में फैसले हुकूमतों के हक में भी आते रहे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ और नहीं होना भी नहीं चाहिए कि आप कहेंगे जी हम फैसले को आप मनो तस्लीम करके उस पर अमल दरामद करें और उस पर कानूनी जो रास्ते हैं उन कानूनी रास्तों को जो है वो अडॉप्ट किए जाए, यही रियासत की मफाद में है। आप ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मामला चलते हैं तो रियासत नहीं चल पाएगी, लेकिन सलमान साहब रियासत नहीं चल पाएगी या फिर हुकूमत नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, रियासत और हुकूमत का आपस में चोली दामन का साथ होता है। अगर आपने हुकूमत को चलाना है तो रियासती निज़ाम की ताबेदारी करनी होती है। रियासत ने आगे बढ़ना है तो उसने हुकूमत के जो बेशुमार मामलात हैं उसमें उसे सहूलतकारी या फैसिलिटेट करना होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये टकराव जो है, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया है, इससे पहले ही हुकूमत और उदलिया के दरमियान एक काफ़ी टकराव नज़र आ रहा था और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे थे। आपने देखा जो ख्वाजा आसिफ जिस बयान की आपने बात की है, वो काफ़ी अरसे पहले ये कह चुके थे कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो लगता है कि खतरा ये होगा कि ये निज़ाम खतरे में पड़ जाएगा, हुकूमत जा सकती है, इंतखाबात की जो पटिशन है वो सामने आ सकती है। तो वो पहले ही खदशात का इजहार कर रहे थे। फिर जिस तरह से मजवज़ा आइनी तरामीम का जो पैकेज आना था उसमें जो हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ा, उस पर भी उनको काफ़ी मसाइल का सामना इस वक्त हुकूमत को करना पड़ रहा है, इत्तेहादी जमातों के अंदर से भी और साथ उनकी जो अपोजिशन जमातें उनके अंदर से भी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो जुडिशरी के अपने अंदर जो तकसीम है उसका फ़ायदा भी हुकूमत ने उठाने की कोशिश की है और उसको उठाकर जो है उस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अब बुनियादी बात यह है कि देखिए, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करना है तो उसके बाद फिर कौन सी अदालत बाकी रह जाएगी, फिर कैसे आप इस निज़ाम को चलाएंगे। और फिर बात याद रखिए कि जो 8-5 का फैसला है ना, जो 5 लोग हैं उनमें से भी 3 लोगों ने तो पीटीआई के को बतौर सियासी जमात तस्लीम किया है, मखसूस नशिस्तों की हिमायत की है, तो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसको अना का मसला ना बनाए। और अफसोस सिर्फ ये है कि ये मामला अब महज हुकूमत अगर इसे अना का मसला नहीं बनाती तो उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। आप ये भी तो समझने की कोशिश करें ना सलमान साहब। जी जी, देखिए ना, बोरिया बिस्तर क्या गोल होगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप अपने बोरिया बिस्तर को बचाने के लिए आइन और कानून को अपनी लपेट में ले लेंगे, अदालतों को अपनी लपेट में ले लेंगे, अदालतों को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, अदालतों के मुकाबले में एक पैरेलल अदालतें बनाना शुरू कर देंगे, तो ऐसे निजाम चल नहीं सकते। ठीक है, अब हामिद साहब मुझे ये बताइएगा, आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा और इससे पहले भी वज़रा कह चुके हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आइन से मुतसादिम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस मुल्क की सुप्रीम अदलिया कि जिस पर हर किसी की नजर होती है वो आइन और कानून के बरक्स अवाम के हक में फैसले करे। अवाम के हक के वाले से मैं इसलिए बात करूं कि ये मखसूस नशिस्तें ये तमाम ओहदेदारान अपने घर से नहीं लेकर आए थे, अवामी मैंडेट पर ये लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं चलकर। बहुत शुक्रिया जरिया। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आला तरीन अदलिया होती है उसका ये काम होता है कि वो हर तरह के आइन और कानून की तशरीह करती है। और बहुत दुनिया में मिसालें हैं जहां पर पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को अदलिया ने सस्पेंड किया, उनकी तनसीख की या उनको जनाब तब्दील करने के लिए खुद हुकूमत को कहा। मैं इसको आपके ताज़ा तरीन मिसाल दे दूं ताकि आगे बात आपको समझा सकूं कि अभी हाल ही में बरतानिया में असाइलम के खिलाफ 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से टोरी पार्टी ने कानून बनाया कि जो शख्स भी असाइलम लेगा उसको जहाज में बिठाकर रवांडा भेज दिया जाएगा। कानून बना लिया, आइन में डाल दिया, लेकिन अदालत ने कहा चूंकि ये इंसानी हुकूक से मुतसादम है, तमाम की तमाम पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी गई प्राइम मिनिस्टर समेत कि आप किसी सूरत भी इस पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि जिनको आपने वापस भेजना था उनको आप जुर्माना अदा करें, उनकी आप तसल्ली और तशफ़ी कराएं। यानी ये दुनिया में मुहज़्ज़ब जमहूरियतें जो होती हैं वहां पर सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियंस हो या कोई भी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर अदलिया की तौकीरी नहीं हो सकती है। एक बात तो जरिए आप ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो अभी सलमान आबिद साहब ने कहा, ये हुकूमत की अना का नहीं बल्कि ये हुकूमत की बका का भी मसला बन गया है। और उसके ऊपर बदकिस्मती ये है कि खुद हुकूमत जो है वो वही तारीख दोहरा रही है जो हमने देखा 90s में हुआ, जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में हुआ, फिर उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद हुआ, फिर उमर अता बंदियाल साहब के वक्त हुआ, अब जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। यानी ये कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है। मैं इसको मुस्लिम लीग की हुकूमत की बदकिस्मती भी गिनता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद अपनी सफ़ों में और अपनी सियासत को दोबारा से देखना होगा कि क्या वजह है कि उनका ही सबसे ज्यादा तसादुम ठहरा
अदलिया के साथ तारीखी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि अदलिया को किसी भी तरह से डिक्टेट करके हम पूरे पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद का जो बच गया है वो खत्म कर देंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर आला अदलिया का काम ये है कि आवाम को इंसाफ की फराहमी दे, कानून और आइन के दायरे में रहकर। राना सनाउल्लाह हो, इरफान सिद्दीकी हो या ताड़र साहब हो या कोई भी हो, खुदारा आप अगर कानून की तशरीह पे इतने माहिर हैं तो फिर आपको अदलिया का जज होना चाहिए था, आपको सियासतदान नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मौजूद मेंबर हैं और कानून साजी हम करते हैं, तो अदलिया हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। जरिया, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए, कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिव्यू पिटीशन का राइट है, आपने नजर सानी की दरखास्त जमा करानी है, कानून इसमें पूरा आपको रास्ता देता है। लेकिन वहां पर भी उनको इस मसाइल का सामना है ना कि अगर रिव्यू पिटीशन में उनका केस जाता भी है, समाअत के लिए मुकर्रर भी होता है, तो जो हमारी हिस्ट्री रही है केसेस के फैसलों के हवाले से, उसमें 90% केसेस के फैसले वही रहते हैं जो पहले दिए गए हों। जरिया, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, 96% केसेस वही रहते हैं क्योंकि जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि जो फैसला होता है उसके बाद सिर्फ एरर ऑफ लॉ के ऊपर बात होगी कि कोई कानूनी नुक्ते में गलती अगर जज साहब ने की है तो उस पर तो बात होगी। फैसला जो होता है वो तो मुकम्मल तौर पर 96% वैसे ही रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फैसले रिव्यू में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो मखसूस नशिस्तें पहले अलॉट करें। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, ये 7वां इजलास था, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। खालिद फारूकी साहब, दरामद कराना बहुत जरूरी है। खालिद फारूकी साहब, ये वाकई हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है या जो दीगर अदालतें हों, वो फैसला देती जरूर हैं, लेकिन फैसले की भी गवर्नेंस के मामलात आ जाते हैं कि आया के इन पर इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। मुझे ये बताइए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मराकज़ की तजवीज़ दे दी है। आपको लगता है कि ये तजवीज़ जो है वो काबिल कबूल होगी तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त अभी जिस पे जिक्र कर रहे थे, जहाँ से आपने बात भी शुरू की, ये बात को पाकिस्तान की अदलिया के बारे में इतनी आसान, इतनी सादा नहीं है कि हम इसको 2-3 लफ्ज़ों में, 2-3 फ़िक्रों में समेट सकें। हमारी अदलिया का एक माजी है, हमने उसको देखा है ना। हमने इफ्तिखार चौधरी की अदालत देखी, हमने नसीम हसन शाह की अदालत देखी, हमने जस्टिस अताब बंदियाल की अदालत देखी। बाद में उन अदालतों के फैसलों के बारे में हमने क्या क्या सुना। जजेस ने अगर कहीं किसी जगह पे, हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों, किसी भी कोर्ट के जज हों, लेकिन जजेस ने जिस तरह अपनी साख जो है इसको खुद मुतासिर किया है, हमारी आंखों के सामने है। अब ये जो मामला है जो जुडिशरी के सामने इस वक्त है, क्या आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अवाम में किसी भी तबके को आप ले लें, जहां से भी आप राय लेंगे, आपको मालूम होगा कि कहा क्या ये सिर्फ जजेस की साख का मामला है या मौजूदा चीफ जस्टिस की साख का मामला भी है कि उन्हीं के पैनल में मौजूद कोर्ट के मेंबर्स के ऊपर ऑब्जेक्शन हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खामोश बैठे हैं? नहीं, पूरी अदलिया की साख का मामला है। हमारे जजेस जो हैं, इनके बारे में आप किसी से भी राय लेंगे तो मालूम ये होगा कि ये उनके हम ख्याल हैं, ये उनके हम ख्याल हैं। मैं कोई चीफ जस्टिस को अलग से नहीं कर रहा और बाकी जजेस की अलग से बात नहीं कर रहा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जिन मुल्कों की हम मिसाल दे रहे हैं, अभी मशरकी साहब ने मिसाल दी बरतानिया की, तो बरतानिया की अदालतें जो हैं, आला अदलिया, क्या इस तरह के मामलात उसके बारे में अवाम के अंदर तासुर ये पाए जाते हैं? जो कुछ पाकिस्तान की अदलिया के बारे में एक राय बन चुकी है पब्लिक की, जो कुछ हमारे कानूनी माहिरीन की, आईनी माहिरीन की, फिर हमारे जुडिशल एक्टिविज्म जो है, उसने जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हमने देखा नहीं है किस तरह जुडिशल एक्टिविज्म आगे बढ़ के महज कानून की तशरीह से नहीं, आईनी मामलात में तरामीम से नहीं, वो खुद आइन साजी के मामले में दाखिल हो जाते हैं। अब ये भी जो एक केस है, इसमें मैं तो समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर PTI के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, डे 1 से इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन जो चीजें, जो लाइन्स हमें जो समझ आती है, जो लाइंस क्रॉस की गई, जहां जहां जाके ये फैसला जिन हदूद में जाके दिया गया, वहां कुछ उन 3 जजेस को आप क्या कहेंगे? क्या वो जजेस नहीं है? उनकी राय भी, तो ये ठीक बात है कि उनकी अक्सरियती राय नहीं बनी, अकलियती राय है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट को बार बार वायलेट किया गया। देखिए, जो कुछ भी आपने करना है, या तो अपने फैसलों में थोड़ा सी एहतियात बरतें, अपने अल्फाज को चुनाव ठीक रखें। जब आप कहते हैं कि हम टेक्निकल मामलात में नहीं जाएंगे, हमने तो इंसाफ को देखना है, ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, कौन शख्स इससे इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन चीजों को बड़े मोहतात अंदाज में देखने की जरूरत है। इस वक्त कौम को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम एक आईनी और कानूनी बहरान का शिकार हैं। ये आईनी और कानूनी बहरान हमारे मुआशी बहरान को बढ़ा रहा है, हमारा मुआशी बहरान हमारे सियासी बहरान को बढ़ा रहा है,
हमारे जो चैलेंजेस है वो बड़े खौफनाक बढ़ते हैं। चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस पे भी कोई बात एक करेंगे तबका तो और आए प्रोग्राम ना। का अगला सेगमेंट मैंने स्पेशली इसी के लिए रखा हुआ है। मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब मतलब यानी कि एक सिचुएशन ये भी डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, अदलिया डिवाइड हो जाएगी। अभी तो डिवाइड अपनी आराम में है ना, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि वकला तहरीक इतनी जोर पकड़ ले कि इससे हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि कहीं ना कहीं हालात बहुत ज्यादा नासाज हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए भी और रियासत पाकिस्तान के लिए भी? बदकिस्मती से अमली तौर पर अदलिया जो है वो इस वक्त डिवीजन का शिकार है। ये कोई वो उसूली या अदरवाइज हो सकता है। ये बात ये एक तल्ख हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना होगा, लेकिन हमें यह भी साथ साथ देखना होगा कि इसकी वजूहात क्या थी। बुनियादी मैं समझता हूँ अदालतों का जो बुनियादी काम है वो आम आदमी को इंसाफ की फराहमी है, और जब अदालतें अपने असल काम से डेविएट उस वक्त होती हैं जब सियासतदान जो है वो अपने सियासी इख्तलाफात और अपने जो 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 प्रॉब्लम्स हैं और अपनी जो जो मुफादात के मुताबिक जो जो चीज़ें हैं वो जाके अदालतों के सरों के ऊपर थोप देती हैं। ये अभी मेरे भाई ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि बरतानिया में या दूसरे मौजूद मुल्कों में जो है वो ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं होता कि सियासतदान अपने मसाइल पार्लियामेंट के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ हल करते हैं। और ये बहुत रेयर होता है, और ये बहुत रेयर होता है कि कोई सियासी इशू ऐसा हो जिसमें कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट हो पार्टीज की, ग्रुप्स की, और वो लेकर जो है वो अदालतों में जाए। बहुत कम ऐसा होता है। और हमारे यहाँ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट हैं, खुद ही अपने बना के कानून के मुताबिक, तो फिर बेहतर नहीं है कि आईनी तरमीम लाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम जो है वो तश्कील पा जाए? देखिए वो एक अलग बहस है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो वो उसका तरीकाकार क्या होगा, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अगर अदालतें जो हैं वो आज जो हमारी अदलिया की जो इस वक्त साख है और अवाम के अंदर जो इज़्तिराब पाया जाता है मुकदमात की डिस्पोजल के और इंसाफ की फराहमी के हवाले से, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी अदालतों को आला सतह के ऊपर जो है वो सियासी मुकदमात में उलझा दिया गया है। ज़ाहिर है जब अदालत सियासी मुकदमात का फैसला करती है तो एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो उसकी हिमायत में आ जाता है और उसके जो मुखालिफ होता है वो भी इसी तरह से। तो ये इस तरह से अदलिया का जो असल काम है हम उससे उसको डेविएट करते हैं। आईनी अदालत का जहां तक ताल्लुक है, आपने भी पॉइंट आउट किया है, मैं ये समझता हूं कि इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कि कैसे इस सिचुएशन से जो आज हमें दरपेश है इसको अवॉइड किया जाए। तो इस सिलसिले में ये बिल्कुल खारिज एज इम्कान भी नहीं करार दिया जा सकता और इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता और आउटराइटली इस आइडिया को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि अगर इस तरह के कोई मामलात होंगे तो उसके लिए जो है वो एक अलग बेंच या अलग अदालत जो है वो बैठ के इस तरह के मखसूस सियासी मुकदमात की समाअत करे। इसमें इससे इसका फायदा क्या होगा कि जो आम रूटीन के मुकदमात हैं और जो रेगुलर अपील्स हैं वो उनकी डिस्पोजल हो। लेकिन उसमें एक इशू जो है वो ये है, इस बात का हमारी मुकन्नना को ख्याल रखना पड़ेगा। हम डिक्टेट नहीं कर सकते मुकन्नना को, लेकिन जब आईनी तरामीम होती हैं तो उसके लिए फिर एक बड़ी डिबेट जो है वो की जाती है। रवैया यही रहा है कि वो अदलिया को डिक्टेट कर रहे होते हैं। सलमान आबिद साहब, जैसे कि भी अब्बासी साहब भी फरमा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक अपना एक इम्पैक्ट है, उसकी जरूरत महसूस होती है, लेकिन ये अगर कायम होती भी हैं तो क्या ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है उनके कयाम की या फिर नहीं, या फिर ये मामला बाद में भी देखा जा सकता है? 1.5 मिनट है, मैंने ब्रेक पे जाना है। तो बुनियादी इतराज ये है कि जिस तरह से आईनी तरामीम का पैकेज लाया गया और जिस उजलत से लाया गया, जिस तरह से चीज़ों को छुपाया गया, उस पर कोई बहस नहीं है। अरकान को पता नहीं है, वजीर कानून को पता नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, अपोजिशन जमातों को नहीं पता। तो ये कौन सी जुडिशियल रिफॉर्म आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये कौन सी जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही थी जो सबसे छुपा कर की जा रही थी? तो इस सारे शक को तो खुद हुकूमत ने पैदा किया है ना। तो जब हुकूमत ने पैदा किया तो उसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी कैसे बन सकती थी? इसलिए अगर आपने कोई बाकी जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है, अदालतों के अंदर इस्लाहात करनी है, अदालती निज़ाम में कोई बेहतरी लानी है, तो खुलकर उस पर डिबेट तो करें, पार्लियामेंट में बहस तो करें, एक एक नुक्ते के ऊपर बहस हो, लोग उसके ऊपर बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, कैसे बनेगी, क्या तरीकाकार होगा। जब आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे और सब लोगों को गूंगे बहरे बनाकर बिठा दें और उसे कहा जाए कि जनाब ये अब हमने पैकेज पेश कर दिया, आप इसके ऊपर हाँ कर दें, अब जब वो नहीं हुआ तो अब आप कहेंगे जी हम तो इसके ऊपर दोबारा दूसरे राउंड में आएंगे। तो मैं अभी भी कहता हूं हुकूमत जो कुछ भी करना चाहती है उसको बाकायदा पेश तो करे। मुख्तसर सा कमेंट मुझे दे दें कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत नंबर गेम पूरा कर लेगी अपना?
नहीं, मुझे नहीं लगता इस वक्त जो हालात है ना, और वो भी इसमें 25 मुझे लगता अक्टूबर है- से पहले। जी 25 अक्टूबर से पहले मुझे लगता है भी बहुत सी मुश्किलात खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी पैदा हो गई हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है कि जिस तरह से चीजों को किया जा रहा है उससे उसकी अपनी पोजीशन खराब हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को राजी करना होगा और बहुत शुमार लोगों के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हालात ये जो अपना लेकिन मखसूस अगर किस्तों का जो 63 फैसला के है, हवाले से कानून दोबारा से रीराइट हो गया, आइन दोबारा से रीराइट हो गया, तो मेरे ख्याल में मौलाना की भी जरूरत नहीं रहेगी। सर देखिए ना, फिर आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो एक बहम पैदा होगा, जो टकराव पैदा होगा, उसका मुकाबला कौन करेगा? जो इदारों के दरमियान टकराव होगा वो किसी भी सूरत में रियासत के मफाद में नहीं है। सही। चलें एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आते हैं तो मजीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आईएमएफ से आज पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए एक एतबार से ये बात खुशाइंद है क्योंकि हमें बैरूनी सरमायाकारी और कर्जे की फौरी ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि हम न जाने कितनी दहाइयों से आईएमएफ के चुंगल में फंसे हैं और हमें मालूम नहीं कि हमें से कब निजात मिलेगी। ताहम ऐसे में इस इजलास से पहले कनाडा की पार्लियामेंट में एक पटिशन दायर हुई जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई, नए इंतखाबात समेत कनाडा से पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने के अलावा आईएमएफ प्रोग्राम को भी मशरूत करने का मुतालबा किया गया है। अब ये पटिशन की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल निशान है, और ये बात कैनेडियन पार्लियामेंट में क्यों हो रही है? हामिद खान साहब, ये मामला समझाइएगा हमें कि कैनेडियन पार्लियामेंट में अगर इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है तो इससे क्या मकासद जो है वो अचीव किए जा सकते हैं और आईएमएफ प्रोग्राम पर इसका कोई असर पड़ेगा? जी देखिए, इसकी टाइमिंग तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि हमने देखा कि इंसानी हकूक के हवाले से और बहुत सारे जो आईएमएफ के या माली मामलात है उनके हवाले से कनाडा की हुकूमत बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करती है, और जो खुद जस्टिस ट्रूडो हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तीसरी बात ये है कि इसकी टाइमिंग में एक अहम चीज ये है कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और यूएनजीए का सेशन चल रहा है, वहां पर इस मुतालिक कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। दूसरी जानिब बात यह कि क्या पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान आईएमएफ से किसी भी हालत में ज्यादा नेगोशिएट या जिसको कहते हैं वो ज्यादा लेन देन के पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को हर हालत में आईएमएफ के मुतालबात मानने पड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टांस ले और बजाय ये कि हम कोई सियासी बयानबाजी करें, इसका कानूनी और आईनी तरीके से जवाब दिया जाए कि जी जो खान साहब के मुकदमात हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, एक लीगल प्रोसीडिंग है और उसके तहत ही उनको रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब जहां पर मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात की गई है कनाडा की पटिशन में, जो पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात की गई है, मैं नहीं समझता कि किसी भी मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस हद तक मुदाखलत करे किसी भी हालत में। तीसरी बात यह है कि ये कहना कि जी इंतखाबात के ऊपर दोबारा इंतखाबात या कोई भी इस तरह का मुतालबा, तो एक बार फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसका एक मौसर जवाब देना चाहिए, और वो ये कि चूंकि ये मामला भी पाकिस्तान की अदालतों में है, पाकिस्तान में देखिए यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हमारे लीडरान हमारे फैसले मानेंगे तो फिर हम बाकी दुनिया को कह सकते हैं कि जी हमारी अदालतों के निजाम पर अच्छा हमें साहब आपने एक जुमला कहा कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, लेकिन फारूकी साहब मेरा सवाल ये भी है कि माजी में ऐसा होता रहा है ना, ये तो नहीं कह सकते हम कि अब जो हो रहा है तो हम उसको निगलेक्ट कर दें। सऊदी अरेबिया का कितना किरदार रहा है, कतर का कितना किरदार रहा है, बाकी जो दीगर हमारे पड़ोसी ममालिक है उनका कितना किरदार है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बनने में उतरने में, तो उस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इस बात को कभी भी पसंद नहीं किया जाना चाहिए, तो इसको कभी भी किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, खा वो कोई भी दोस्त मुल्क क्यों ना हो, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये जो कनाडा में पता नहीं पटिशन किसने ये की है, वहाँ पे फाइल की है, लेकिन यह है कि कनाडा को भी कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान को अलबत्ता ये चाहिए कि अपने जो मामलात यहाँ के जो कैनेडियन पार्लियामेंट है, ये खातून पार्लियामेंट है, वो उनकी किसी ग्रुप से ताल्लुक हो सकता है, उन्होंने कर दी, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बहरहाल ये पाबंदियों वाली बात जो पाकिस्तान के खिलाफ है, इसको तो कोई भी पाकिस्तानी, खा वो पीटीआई से उसका ताल्लुक हो या किसी भी जमात से, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को खुद से अपना, कहते हैं ना कि अपने घर को खुद ठीक करो, अपने घर को हमने खुद ठीक करना है, अपने सियासी मामलात को खुद से तय करना है। जैसे अभी हमने ये बात की कि सियासी मामलात को अदालतों में लेके कौन जाता है, अगर सियासतदान सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल करें, अवाम के सामने हल करें, तो ये सबसे बेहतर रास्ता है।
अगर वो अदालतों में लेके जाएंगे तो यकीनी तौर पे आप एक मनफी तासर और ये एक मुख्तलिफ तासर जो है अदालतों के बारे में सवाल ये भी तो करते पैदा हैं। होता है ना कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अगर हमारी पार्लियामेंट खामोश है, हमारी अदालतें खामोश हैं, तो कहीं ना कहीं तो गुफ्तगू होगी। क्यों मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर अब पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर कहीं तो गुफ्तगू होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि ये जो जितनी भी सूरत हाल पैदा होती है बैरून ममालिक में, जिस तरीके के साथ हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, और उसकी वजह तो यही है कि खैर हमने, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, कि हमें अपना घर जो है उसको अपने इन ऑर्डर लाना है, और जब तक ये इन ऑर्डर नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अब एक मिसाल है, आप देखिएगा कि क्योंकि कनाडा का जो हमारे पाकिस्तान के माशी मामलात हैं उनके अंदर अमल दखल कम है, तो हम खुलकर, हमारी हुकूमत भी कह सकती है, उसको रिएक्ट कर सकती है, अवामी सतह पर भी उस पर रिएक्शन होता है। लेकिन देखना यह है कि अगर कोई ऐसा मुल्क, जैसे आपने कहा माजी में ऐसा होता रहा है, तो कोई अगर ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे बराह रास्त माली और इक़्तिसादी मामलात वाबस्ता हैं, तो अगर उस तरफ से कोई मुदाखलत होती है तो वो हमें बामरे मजबूरी वो बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, और हम उस तरह से रिएक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि एट द सेम टाइम अगर हम उनके मकरूज हैं या हम उनसे माशी मफाद ले रहे हैं, तो फिर हम ये खुलकर नहीं कह सकते कि आप हमारी इस अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। एक बात मैं बसत एहतराम आपसे इख्तलाफ करूंगा, वो ये कि बार बार ये बात कही जाती है, खा वो माशी हों, मसाइल हों, बैन अक़वामी सफारतकारी हो या पाकिस्तान के अंदर के मसाइल और कानूनी मामलात, तो उनमें एक चीज़ जो है हमें सुनने को मिलती है बार बार कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं आपको एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ह्यूमिलिटी में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि हम इस वक्त अपनी माशी, सियासी और अदालती सतह के ऊपर होने वाली खराबियों को ये बात कहकर जो है इसको जस्टिफाई करें कि माजी में भी ऐसा होता है। अगर माजी में गलत होता है तो इसका मतलब है कि हमने माजी से बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, हमने माजी से सबक नहीं सीखा, हमें माजी से सबक सीखना है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बदकिस्मती से, लेकिन अगर आज की हुकूमत इस बारे में बात करना शुरू कर देगी तो फिर उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। सलमान साहब, मौशी अहदाफ पूरे ना हुए तो मिनी बजट की तरफ भी जाया जा सकता है, ये अली परवेज मलिक साहब आज फरमा रहे थे। लेकिन हुकूमत ने आज एक अच्छा फैसला भी लिया, एफबीआर की तरफ से नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया, और उसमें बहुत सारी चीजें जो है उनको एड ऑन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाई जाएंगी। शुरू में 5 है, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैन अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? पहली बात तो यह है कि हम इस वक्त IMF को खुश करने के लिए बहुत से इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और IMF को ये बावर करवा रहे हैं कि देखें हम आपके एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं, आप हमें जो है ना कर्जा दें। बात सारी ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त का जो माशी एजेंडा है उसमें जिन ताकतवर तबकों को आपने शिकंजे में लाना था वहां तो आपने कुछ काम नहीं किया, और आपने सारा बोझ जो है वो टैक्स जो है ना वो डाल दिया तनख्वाहदार तबके पर, कमजोर तबकों पे, छोटे ताजरों पे, छोटे लोगों पर। और जिस तरह से बिजली के टैरिफ, जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से बेरोजगारी, माशी बदहाली के मामलात हैं, वहां तो कोई तवज्जो नहीं दी है, वहां तो कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रही हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखिए IMF का मामला रिजॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, पैसे आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत के ऊपर आप लोगों को क्या देंगे, क्या आप लोगों को इस टैक्स से जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उससे बाहर निकाल सकेंगे? इस वक्त जो लोगों की हालत है वो काबिल रहम है और उनको रिलीफ चाहिए, लेकिन हमारे पास माशी रिलीफ देने का कोई निज़ाम नहीं है। अब देखिए जमात इस्लामी ने धरना दिया, आपने वादा किया 45 दिन के अंदर अंदर हम ये बिजली की कीमतों में कमी कर देंगे, आप नहीं कर सके ना। अब वो दोबारा धरने देने की बातें कर रहे हैं, दोबारा एहतजाज की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी निज़ाम में जो माशी इस वक्त बेचैनी है ना, उसकी एक बड़ी वजह यह है, जो बाकी दोस्तों ने भी कहा, वो आपकी सियासी बेचैनी से जुड़ी हुई है। जब तक आप सियासी मामलात को रिजॉल्व नहीं करेंगे, एक नॉर्मलाइजेशन पॉलिटिक्स में नहीं लेके आएंगे, डेमोक्रेसी में नहीं लेके आएंगे, गवर्नेंस में नहीं लेके आएंगे, और जो बड़ी बुनियादी किस्म की रिफॉर्म्स आपको दरकार हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो पोछा पाछी करके कॉस्मेटिक्स तरीके से चलकर आप इस निजाम को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हालत पाकिस्तान की ये है कि हमें जरा आपस में मिल बैठकर एक ऐसा रास्ता तलाश करना है जिससे पाकिस्तान की सियासत भी, जमहूरियत भी और मईशत को भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन हम आपस की लड़ाइयों में इतने उलझ गए हैं कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे तुले बैठे हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और जो तनकीद है वो दुश्मनी में बदल गई है। अगर हम इस तरह के टकराव में, इस तरह की दुश्मनी में जाएंगे तो फिर आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान को कैसे फायदा पहुंचेगा इस सारे खेल से जो इस वक्त पाकिस्तान में खेला जा रहा है।
ठीक। अच्छा फारूकी साहब, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है बाय द वे इन तमाम चीज़ों की, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, और कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी। आइनी कानूनी मामलात को तो हमारी अदालतें हजम नहीं करती और बहुत से जो बड़े ओहदेदारान बैठे हैं वो भी हजम नहीं करती, लेकिन आवाम के सर पर जब ये चीज़ फोड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात है आवाम बेचारे तो कहीं नहीं रहेंगे। देखिए मसला ये है कि ये एफबीआर ने जो शिकंजा कसा है, पहले एफबीआर के गिर तो शिकंजा कसे। एफबीआर इस मुल्क में तमाम तर मालियाती बहरान की जिम्मेदारी इस इदारे पर आयद होती है। अच्छा। ये ना अपनी इंपोर्ट्स पर टैक्स वसूल कर सकते हैं, ना अपने एक्सपोर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना यहाँ पे जो ट्रेडर है उसके साथ ये मामलात कर सके हैं। आपने टैक्स वसूली का निज़ाम जो है इतना मुश्किल तरीन बना दिया है कि एक आम आदमी को समझ ही नहीं होती। अगर कोई कुछ देना चाहता है तब उसके लिए फिर भी मुश्किल होती है। और ये एफबीआर में देखिए, जब तक पाकिस्तान में हम अदालती इस्लाहात की बात करते हैं, हम कानूनी आईनी इस्लाहात की बात करते हैं, जब तक ये मुआशी इस्लाहात एफबीआर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसे कहते हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकेंगे। इस मुल्क का जो सबसे ज्यादा टैक्स चोरी होता है वो किसकी मिलीभगत से होता है? क्या कोई शख्स खुद से कर सकता है? तमाम टैक्स चोरी में सरकारी एहलकार मुलविस होते हैं, इन्हीं इदारों के लोग होते हैं। हम जब ये सारी एक दौर था, आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो के दौर में जो बाद में एक स्कैंडल भी बन गया, तो तब टैक्स वसूलियों का निजाम एफबीआर से लेके तो फिर ये था कि गैर मुल्की फर्म दो जो थी वो ली गई थी, कोटेक्ना वगैरह जिसका नाम था, तो वो उनको ले आए। वो अगरचे बाद में एक स्कैंडल बना, लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान में ये इदारा असल काम कर रहा हो और दुरुस्त काम कर रहा हो और इसने अपना टैक्स नेटवर्क जो है ये बढ़ाया हो और मखसूस लोगों तक महदूद ना रखा हो, तो तभी इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है ना। ये प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी, क्या प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम नहीं कि कवानीन पहले से हैं, कवानीन का निफाज नहीं हो रहा, इतलाक नहीं हो रहा, और जो इतलाक करने वाले इदारे हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। ऐसी सूरत में कुछ भी नहीं होता, ऐसी सूरत में अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन एक खातून वज़ीर आला जो कि अवाम को रिलीफ देने की कोशिश भी कर रही हैं, हमें बातें करते हुए भी नजर आती हैं और आए रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रही होती हैं। मुझे ये बताएगा हामिद खान साहब, आज वो ये कहते हुए नजर आए कि मालूम नहीं मजीद कितने साल वज़ीर आला रहूंगी। मरीम नवाज ने इस खदशे का इजहार क्यों किया है, आपको समझ आया? आज ट्विटर पर भी खासा गर्दिश कर रहा था उनका स्टेटमेंट। जी जी बिल्कुल जरिया, इसमें दो बातें हैं। मैं एक तो ये कि देखिए उनको इस हकीकत का तो इदराक है कि बहरहाल जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें जो लार्जेस्ट पार्टी बनी थी वो तो पीटीआई के हमायत याफ्ता अरकान थे, और अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला पे अमल हो जाता है तो जाहिरी तौर पर बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है पंजाब गवर्नमेंट के पास भी अपनी अक्सरियत को कायम रखना। दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने एक पैगाम दिया है कुछ मखसूस हल्कों को भी कि शायद अगर उनको दबाव में डाला गया या उनको मुश्किल में डाला गया तो वो एक तरह से एक सेफ पैसेज बनाना चाह रहे हैं, या वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है वो शायद दोबारा जिंदा करना चाहेंगे। एक और अहम खबर आपसे शेयर करता चलूं कि ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हफ्ते लंदन आ रहे हैं 2 हफ्तों के क़याम के लिए। सो इसके अंदर भी बहुत सारी चहलगुलियां इधर भी हो रही हैं, वहां भी हो रही हैं। तो जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला की हैसियत से कोई बयान देती हैं तो उसके साथ साथ उसके अंदर एक पैगाम जो होता है वो नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से भी होता है, उसको भी समझने का मेरा ख्याल है कि बड़ी जरूरत होती है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी होता आया है, हो सकता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि खुदारा तमाम सियासी जमातें होश का काम लें और जमहूरियत के तसलसल के लिए अपनी अना और अपनी जो जिद है उसको पीछे रखें और जमहूरियत के तसलसल के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती ऑन अ वेरी लाइटर नोट जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो भी खासी अनप्रेडिक्टेबल सी है। मेरे पास 2 मिनट रह गए, एक मुख्तसर सा कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, खालिद अब्बासी साहब फिर सलमान आबिद साहब। जी अब्बासी साहब। जी, मैं सलमान आबिद साहब ने एक बात की है कि इन मसाइल, क्योंकि मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत मेरे दूसरे दोस्त ने भी बात की अना की। अपने अना को पीछे डालकर देखें, इस सारे बहरान का सियासी, अदालती, माशी जितने बहरान हैं पाकिस्तान में, इससे तो अब कोई दो आरा नहीं है कि ये बहरान अपनी जगह मौजूद है। इनका अब हाल ये है कि अपनी अना को पीछे डालें, अपनी जिद को पीछे डालें, अपने सियासी और गरोही मफादात को और अपने जो पार्टी के सियासी उनको पीछे डालें और फिर मिल बैठकर, ये एक ऐसी बात है जो कि काबिल अमल बात है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि हमारे पास इसका कोई और सोल्यूशन है। और यही सोल्यूशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी दे रहे हैं कि सालसी मराकज की तजवीज जो है उन्होंने पेश की। आबिद साहब मैं तो उसका ताल्लुक जो है वो एक डिफरेंट बात है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो अब भी नजर आ रहा है कि हम मिल बैठकर जो है वो ठीक है सर, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट। आप वेरी साहब ने की है ना जी,
बड़ी बुनियादी सी बात है, पाकिस्तान एडवेंचरिज्म की सियासत से बाहर निकले। ये जो मुहिम जोई है इदारों के दरमियान, सियासत के दरमियान, इससे बाहर निकले। क्योंकि अगर आपने एडवेंचर्स की बुनियाद पे, मुहिम जोई की बुनियाद पे फैसले करने हैं ना, तो पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया देखिए जैसे तरक्की कर रही है ना, उससे सीखें। वो एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत आगे जा रही है, इर्तिकाई प्रोसेस के साथ जा रही है। हम इतने ज्यादा एडवेंचर करते हैं, रातों रात को इनकलाब लाना चाहते हैं अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर, और आइन और कानून को पीछे छोड़कर अपनी मर्जी के जब निजाम को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उससे टकराव पैदा होगा, रियासत का निजाम कमजोर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अपना बहुत सा इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।